आज हम लोग बात करेंगे कि संपत्ति क्या होती है और क्या क्या संपत्ति होती है और संपत्ति के क्या प्रकार होते हैं और संपत्ति को किस तरीके से अर्जित किया जाता है। तो हाँ दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग से पुनः अनुरोध करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट व शेयर जरूर करते रहें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। संपत्ति क्या है? जिस किसी वस्तु पर स्वामित्व का अधिकार हो संपत्ति कहलाती है। अर्थात ये कह रहा है कि कोई भी वस्तु हो, उस वस्तु पे किसी न किसी व्यक्ति का जो है हक होता है। तो जिस व्यक्ति का हक है वो कौन है? स्वामी। उस वस्तु का स्वामी, मतलब उसका स्वामित्व का मतलब मालकाना हक, मतलब उस व्यक्ति का उस पे मालकाना हक है। तो जिस व्यक्ति का किसी वस्तु पर मालकाना हक है तो वही उस वस्तु का उसका उस वस्तु पे अधिकार है। चाहे वो उसको बेच भी सकता है, उस वस्तु को किसी को गिफ्ट भी कर सकता है, या चाहे तो प्रतिषेध भी लगा दे कि कोई इसको देख भी नहीं सकता है। अगर वो घेरा लगा दे कि भाई ये मेरा वस्तु है, बिना मेरे इजाजत के कोई इसको नहीं देख सकता है, या ये शर्त कर देता है कि आप इतना पैसा दोगे तो देख सकते हो, तो वो क्या है? उसका अधिकार है। किसका? स्वामी का उस वस्तु पर। तो वही कहलाता। तो वो वस्तु क्या है? संपत्ति है। वो वस्तु क्या है? संपत्ति कहलाएगी। अर्थात ये कह रहा है कि किसी भी संपत्ति जो है होने के लिए एक मालिक की जरूरत होती है। अगर किसी भी वस्तु का मालिक नहीं है तो वो क्या है? संपत्ति नहीं कहलाएगी। संपत्ति वही होती है जिसका कोई मालिक हो। तो जिससे बोला है कि जिस किसी वस्तु पर स्वामित्व का अधिकार हो संपत्ति कहलाती है। मतलब किसी न किसी मालिक का उस पर अधिकार होना चाहिए, मालकाना हक होना चाहिए उसकी रक्षा के लिए। तो और जो भी कोई व्यक्ति है वो व्यक्ति जो है उस वस्तु की पूरा अधिकार रखता है कि वो चाहे तो उसको बेचे, खरीदे या किसी को दान गिफ्ट कुछ भी कर दे। तो वो व्यक्ति क्या है? स्वामी कहलाएगा। और उस स्वामी का वो संपत्ति कहलाएगा जिस व्यक्ति को अधिकार प्राप्त है। तो वही कहलाता है कि संपत्ति। जैसे एक शब्द में मैं आपको समझा दूं कि अगर कोई भी पुत्र है तो या औलाद, तो उस औलाद में दोनों आगे लड़की लड़का, तो बिना औलाद के कोई पिता नहीं बन सकता और बिना पिता के कोई औलाद नहीं हो सकता। उसी तरीके से संपत्ति और मालिक में दोनों का जो है एक आपस में सह संबंध है। बिना संपत्ति के कोई स्वामी नहीं हो सकता, कोई मालिक नहीं हो सकता है, और बिना स्वामी के कोई संपत्ति नहीं हो सकता। तो इसमें एक चीज बोला गया कि संपत्ति और स्वामित्व एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। क्या होता है? संपत्ति और स्वामित्व मतलब मालिक, संपत्ति और मालिक एक दूसरे पे आश्रित होते हैं। बिना एक दूसरे पे आश्रित हुए जो है इन दोनों का जो है संबंध जो है अधूरा रहेगा ना। तो उसी को कहा गया है कि बिना संपत्ति के कोई मालिक नहीं बन सकता है और बिना मालिक के कोई संपत्ति नहीं बन सकता है। ये चीज कहा गया। तो अब हम आगे देखते हैं कि इन दोनों का जो बहुत गहरा संबंध होता है। स्वामी का और संपत्ति का आपस में बहुत गहरा संबंध होता है। जैसे कि अब पिता का पुत्र के या पुत्री के प्रति और पुत्री या पुत्र के पिता के प्रति एक गहरा संबंध होता है, उसी तरीके से संपत्ति और स्वामी का जो है एक गहरा संबंध होता है। ये एक दूसरे के बिना इनका जो है जन्म नहीं हो सकता है। और संपत्ति क्या है? जिस पर किसी भी मालिक का मालिकाना अधिकार हो, मतलब उसका जो है अधिकार हो कि उसको हर तरीके से वो अर्जित कर सके या उसको हर तरीके से उसकी रक्षा देखभाल जो भी कर सके। तो अब हम देखते हैं किस किस को संपत्ति कहा जाता है, कौन कौन से किस किस को संपत्ति कहा जाता है। जिससे व्यक्तित्व अधिकार को भी संपत्ति के परिधि में आंका जाता है। जैसे कि ये पेन हो गया, ये भी हमारी संपत्ति है।
ये बोर्ड हो गया, ये हमारी संपत्ति है। कॉपी कलम किताब या जो भी हमारे अंडर में है कि हम उसको चाहे तो संभाल के रखें या उसको चाहे तो किसी को दे दें या उसको बेच दें, जिसपे मेरा अधिकार है कि मैं उसको कुछ भी कर सकता हूं, तो वो क्या है, मेरी संपत्ति है। लेकिन उसके साथ जो मुझे इस पेन को बेचने का अधिकार है, अगर कोई व्यक्ति जो है उस अधिकार को छीनेगा तो वो भी मेरी संपत्ति छीन रहा, कि जैसे इस पेन को बेचने का अधिकार है। अगर कोई ऐसा कानून ले आए या कोई ऐसा दबाव मेरे ऊपर डाल दे कि मैं इस पेन को नहीं बेच सकता, तो क्या है, वो भी मेरी संपत्ति है। जो मेरा अधिकार है बेचने का, जो मेरा अधिकार है ना, वो भी मेरी संपत्ति। तो बोला व्यक्तित्व अधिकार को भी संपत्ति कहते हैं। तो जो व्यक्ति का अधिकार होता है उसको भी संपत्ति कहा जाता है। तो वही बोला कि जैसे ये पेन है या कोई भी चीज है, या आपको गाड़ी खरीदने का अधिकार है, कोई आप पे प्रेशर डाल देता कि नहीं आपको गाड़ी नहीं खरीदना है, तो वो जो आपके अधिकार को छीन रहा है, तो वो समझ लीजिए आपकी संपत्ति को छीन रहा है। तो वही कह रहा है व्यक्तित्व का। जैसे किसी व्यक्ति का जीवन, मतलब किसी का जीवन आप कह रहे हो कि नहीं मैं आपको जान से मार दूंगा, तो वो क्या, वो उसकी संपत्ति, उसका जीवन उसका संपत्ति है। आप उसको जो है हनन नहीं कर सकते हो। स्वतंत्रता, हर आदमी को जीवन जो है पूर्ण रूप से अपने हिसाब से जीने का स्वतंत्रता प्राप्त है। तो आप उसको जो है दबाव में जिंदगी नहीं जीने दोगे तो वो जो है गलत है। तो इसी तरीके से है कि और ख्याति है, अन्य दावे हैं कि मतलब आप किसी पे दबाव डालो तो ऐसा गलत है, क्योंकि वो सब जो है जीवन है, स्वतंत्रता है, ख्याति है, अन्य दावे हैं, संपत्ति के परिधि में आते हैं। ये सब क्या है, संपत्ति है। ये सब क्या है, संपत्ति है। तो जो अधिकार होता है इंसान का, केवल वस्तु ही नहीं, जो वस्तु की रक्षा करने के लिए या जीवन की रक्षा करने के लिए जो अधिकार प्राप्त है, उन अधिकार को भी संपत्ति के परिधि में रखा गया है। आधुनिक युग में मूर्त वस्तुएं समेत अमूर्त अधिकार को भी संपत्ति कहा गया है। मतलब मूर्त वस्तुएं कौन सी होती है, जैसे ये पेन हो गया, बोर्ड हो गया, किताब हो गया, या कोई भी चीज, जिस चीज को हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जा सकते हैं, वह सभी क्या होती हैं, मूर्त वस्तुएं कहलाती है। तो मूर्त वस्तुओं के साथ साथ जो बोला है कि अमूर्त अधिकारों को भी संपत्ति में माना गया। वही कि मतलब जैसे अमूर्त अधिकार का मतलब हो गया कि जैसे आपको किसी को चाहने का अधिकार हो, या मान लीजिए आप किसी वस्तु को खरीदने का अधिकार हो, या अमूर्त का मतलब होता है कि जो आपकी बौद्धिक संपदा होती है ना, कि आप सोचें विचारे या ऐसा कुछ भी करें, तो वो क्या होती है, अमूर्त वस्तु होती है। जैसे कि मेरा मन कहीं आने जाने को कह रहा है या पढ़ने को कह रहा है, तो ये क्या है, मेरी बौद्धिक संपदा है। तो उस संपदा को भी क्या, उस संपदा को भी संपत्ति कहा जाता है। तो वही बोल रहा है कि जो अमूर्त अधिकार होते हैं उसको भी हम संपदा के दायरे में मानते हैं, उसको भी हम संपदा कहते हैं। जैसे गुडविल हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया, ये भी क्या होते हैं, संपत्ति कहलाते हैं। अब हम संपत्ति के प्रकार समझते हैं, कौन कौन से संपत्ति के प्रकार होते हैं। तो आप जैसे ट्रेडमार्क का मतलब हो गया जैसे कोई चिन्ह हो गया, मतलब किसी कंपनी का कोई लोगो हो गया या ऐसा सब होता है। कॉपीराइट हो गया कि मतलब मान लीजिए जैसे कोई वस्तु हम बना रहे हैं तो आप सेम उस वस्तु को उसी हिसाब से नहीं बना सकते कि जैसा कि मेरा है। तो अगर आप वैसा करते हो तो आपके ऊपर हम क्लेम कर सकते हैं। तो वही बोला कि ये जो है किसी व्यक्ति का संपत्ति है, तो आप मेरी संपत्ति का प्योर डुप्लीकेट नहीं बना सकते। तो वो ये क्या है, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये अमूर्त वस्तुएं हैं। ये केवल है व्यक्ति का व्यक्तिगत अधिकार इस पे होता है। तो आप जो है बिना उस व्यक्ति के परमिशन के आप वैसा सेल नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो उसकी संपत्ति है, उसने उस संपत्ति को बनाया है। तो बिना उसके इजाजत के आप वैसा नहीं कर सकते हो। अब हम देखेंगे कि संपत्ति के प्रकार क्या होते हैं, चल तथा अचल संपत्ति।
तो दोस्तों चल संपत्ति जो होती है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाया जा सकता है, और जो अचल संपत्ति होती है उसको अस्थावर संपत्ति कहते हैं, कि जो कि एक ही जो भूबद्ध हो, जो भूमि से जुड़ी हुई हो, उसे अचल संपत्ति कहते हैं। कि उसको आप बिना उसमें बदलाव किए, बिना उसको काटे पीटे तोड़े फोड़े मतलब बदलाव किए उसको एक जगह से दूसरे स्थान पे नहीं ले जा सकते। जैसे मकान हो गया, तो आपको मकान को अगर घिसकाना है तो उसको गिराना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। या जैसे पेड़ हो गए, ये भी अचल संपत्ति है, तो उसको आपको काटना पड़ेगा, तभी आप उसको ले जा सकते। मतलब जो चीज भूमि से जुड़ी हुई हो उसको हम अचल संपत्ति कहते हैं, और जो भूमि से मतलब जुड़ा ना हो उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पे आसानी से ले जाया जा सके बिना किसी परिवर्तन किए हुए, तो वो चल संपत्ति कहलाती है। उसके बाद हम देखेंगे दोस्तों मूर्त अथवा मूर्त वस्तुएं क्या होती हैं। मूर्त वस्तुएं वो वस्तुएं होती हैं जिनको कि हम आसान देख सकते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पे आसानी से ले जाया जा सकता है, तो वो क्या होती है, मूर्त वस्तुएं होती है। जैसे कि मेज हो गया, कपड़ा हो गया, पेन हो गया, कापी कलम, या जो भी मतलब आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाया जा सके उसे हम मूर्त वस्तुएं कहते हैं। और अमूर्त वस्तुएं वह वस्तुएं होती हैं जैसे कि ट्रेडमार्क हो गया, या पेटेंट हो गया, गुडविल हो गया, कॉपीराइट हो गया, या जिससे मान लीजिए जो बौद्धिक क्षमता वाली चीजें होती हैं, जिससे मान लीजिए इस प्यार, ये जो चीजें होती हैं क्या होती हैं, अमूर्त वस्तु होती है, जो कि मन या बुद्धि के हिसाब से चलती हैं, वो भी क्या होती हैं, जो हमारे अधिकार केवल होते हैं वो भी संपत्ति कहलाते हैं। तो ऐसी जो संपत्ति होती है अमूर्त वस्तुएं कहलाती हैं। उसके बाद हम देखेंगे वास्तविक तथा व्यक्तिगत संपत्ति क्या होती है। वास्तविक तथा व्यक्तिगत संपत्ति क्या होती है, तो वास्तविक संपत्ति वो संपत्ति होती है जो भूमि से जुड़ी हुई संपत्ति, जैसे पेड़ हो गया, घर हो गया, ये सब क्या है, वास्तविक संपत्ति होती है, जो भी चीजें भूमि से जुड़ी है। और व्यक्तिगत संपत्ति वो संपत्ति कहलाती है जो व्यक्ति से जुड़ी होती है, कि जैसे कि मेज हो गया, कपड़ा हो गया, घर हो गया, ऐसे सब जो चीजें होती है वो वास्तविक जो कि व्यक्तिगत संपत्ति कहलाती है, जो व्यक्तियों से जुड़ा, जो व्यक्तियों के प्रश्न व्यक्तियों के द्वारा बनाया गया है वो व्यक्तिगत संपत्ति कहलाती है। अब हम देखते हैं दोस्तों लोक और व्यक्तिगत संपत्ति क्या है। लोक और व्यक्तिगत, तो दोस्तों लोक संपत्ति वो संपत्ति कहलाती है जो कि सरकार से जुड़ी होती है, कि जो राज्य से जुड़ी होती है, जिसपे राज्य का अधिकार होता है या समाज का अधिकार होता है, उसको हम लोक संपत्ति कहते हैं। जैसे सड़क हो गया, रेलवे हो गया, या कोई भी वो वस्तु, वह संपत्ति जो कि सरकार से जुड़ी हो। व्यक्तिगत संपत्ति वो संपत्ति होती है जो कि एक पर्सनल व्यक्ति से जुड़ी हुई हो, जैसे कि ये पेन मेरा है तो ये क्या है, मेरी निजी संपत्ति है, तो उसी को कहा गया है कि लोक और व्यक्तिगत संपत्ति। अब हम देखेंगे कि हम संपत्ति को किस किस तरीके से अर्जित करते हैं, किस किस तरीके से हम संपत्ति को अपना बनाते हैं। तो एक हो जाए कब्जे के द्वारा। किसी चीज पे हम, कब्जा का मतलब होता है कि किसी भी चीज पे हम लगातार कई दिनों से निरंतर उस पे जो है हावी है, उस पे हम 10-20 साल से मान लीजिए कोई जमीन पड़ा हुआ है और उस जमीन पे मैं काफी दिनों से अपना घर बना के रह रहा हूं, तो वो जो है मेरा कब्जा उस पे, तो उसी को बोला है कब्जा। तो कब्जे के द्वारा भी किसी भी संपत्ति को अर्जित किया जा सकता है। उसके बाद करार का मतलब होता है जैसे दोस्तों दो लोगों के बीच में करार होता है। कम से कम किसी भी करार करने के लिए 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना जरूरी होता है। मान लीजिए जैसे कि मैं किसी व्यक्ति से करार करता हूँ कि मैं ये पेन तुम्हें गिफ्ट कर रहा हूँ या इतने पैसे में दे रहा हूँ, तो एक करार करके इस पेन को मैं आपको दे रहा हूँ कि भाई चलिए ठीक है, मैं ये पेन आपको 5 रुपए में दे रहा हूँ, और जो है जब मेरे पास 5 रुपए हो जाएंगे तो मैं आपको 5 रुपए दे दूंगा और मेरा पेन आप वापस कर दीजिए। तो यही बोला कि करार करके भी संपत्ति को अर्जित किया जाता है। और उसके बाद है चिरभोग। चिरभोग एक ऐसी संपत्ति होती है जिस संपत्ति पे हम लगातार कई वर्षों से अपना कब्जा बनाए हुए हैं, जैसे तो उसी को क्या कहा जाता है, चिरभोग। मतलब हम इस पे बहुत दिनों से अपना कब्जा बना के रखे, कम से कम चिरभोग के लिए 20 साल से ज्यादा का कब्जा होना चाहिए। उसके बाद होता है दोस्तों विरासत।
हमें संपत्ति कहाँ से मिलती है? एक तो विरासत से मिलती है। विरासत का मतलब होता है कि जैसे हमारे पिताजी की संपत्ति जो है वो किसी एक दिन हमारी संपत्ति हो जाएगी। तो जो संपत्ति पीढ़ी दर पीढ़ी खानदान से मिलते जा रहा है उसको क्या कहा जाता है कि विरासत। विरासत का मतलब होता है कि जो आपके खानदान से आपको मिलता जाए। आपके बाबा जी ने आपके पिताजी को दिया था, आपके पिताजी आपको, उस तरीके से जो संपत्ति मिलती जा रही है उसको विरासत वाली संपत्ति कहा जाता है। तो संपत्ति जो है, संपत्ति के प्रकार होते हैं। एक होता है चल अथवा अचल संपत्ति, उसके बाद होता है मूर्त अथवा अमूर्त वस्तु या संपत्ति, उसके बाद वास्तविक तथा व्यक्तिगत संपत्ति, लोक और व्यक्तिगत संपत्ति। ये संपत्ति के 4 प्रकार होते हैं और संपत्ति 4 तरीके से अर्जित किया जाता है: कब्जा द्वारा, करार द्वारा, चिरभोग द्वारा और विरासत के द्वारा।